क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पहला अध्याय है अलाभकारी संस्था। ठीक, और आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि जो अलाभकारी संस्था के द्वारा सबसे पहले खाता खोला जाता है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, उस प्राप्ति और भुगतान खाता के बारे में। ठीक, कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है और साथ साथ इसकी विशेषता को जानेंगे, है ना। प्राप्ति यानी रिसिप्ट, पेमेंट यानी भुगतान। नाम से स्पष्ट है कि जो हमको प्राप्त होगा, जो रोकर या जो रोकर हम किसी को देंगे, ठीक है, वह यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो होता है वह संपत्ति से संबंधित है, रोकड़ से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए यह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट। ठीक है, संपत्ति से संबंधित जो होता है, रोकड़ से संबंधित जो खाता होता है, उसे रियल अकाउंट कहते हैं, वास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। ठीक है, अब वास्तविक खाता जो है, जिसे रोकड़ पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या किया जाता है, जिसे रोकड़ पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक, यानी रोकड़ पद्धति कि रोकड़ हमको किसी से प्राप्त हुआ या किसी को भुगतान की। ठीक है, बात यहाँ ये आता है कि यह विभिन्न प्राप्ति एवं भुगतान, चाहे वह चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश को, ठीक है, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। ये जो प्राप्ति और भुगतान खाता है, यह क्या करता है कि अवधि में, लेखांकन अवधि में जो रोकड़ प्राप्त हुआ, चाहे वह आप इस वर्ष का है, व्यवसाय में इस वर्ष का है, या इससे पिछले वर्ष का है, या इससे आगे वर्ष का है, पहले ही दे दिया। ठीक है, तो यानी जो रोकड़ प्राप्त होगा उसको, या रोकड़ भुगतान होगा उसको इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, किसको, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में। इसमें सभी पूंजीगत एवं आयगत सभी नगद लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है, सभी पूंजीगत या आयगत। ठीक है, पूंजीगत आयगत आप लोगों को बता दे थोड़ा सा कि पूंजीगत का मतलब होता है कि ऐसी प्राप्ति या भुगतान जो सिर्फ एक बार हो, जीवन में कभी एक बार हो। कभी कभी होता है कि हम कहीं दान देते हैं या हमको दान मिलता है, तो जीवन में कभी एक बार। उसी प्रकार आयगत का मतलब क्या होता है कि जो बार बार हमें प्राप्त हो, है ना। बहुत ऐसे कार्य है जिससे जो हम रोकड़ का भुगतान करते हैं या रोकड़ प्राप्त करते हैं, तो वो बार बार होता है जीवन में, वो आयगत हो जाता है। ठीक है, सभी नगद को प्रदर्शित करता है और इस खाते में बाएं भाग प्राप्ति को, जबकि दाएं भाग भुगतान को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के जो बाएं भाग है उसमें प्राप्ति को, यानी जितना रिसिप्ट होगा उसको दिखाया जाएगा, और दाएं भाग को जो है भुगतान को, यानी पेमेंट को दिखाया जाएगा। देखिए, यह खाता जो होता है प्रारंभिक रोकड़ शेष, ठीक है, प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक शेष से प्रारंभ होता है और अंतिम रोकड़ शेष और बैंक शेष पर जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो यह थे प्राप्ति और भुगतान खाता। अब हम जानते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषता। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है। जब हमने परिभाषा पढ़ा, परिभाषा को देखा, उसी में से उसी का अंश 1/2 करके इसी प्रकार है। ठीक है, बात वही लिखा है, लेकिन यह विशेषता इस प्रकार से यदि लिखते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, कहने में भी सटीक होता है, क्योंकि हमको 1-2 लाइन करके कहना पड़ता है। देखिए, पहला क्या, यह रोकड़ पुस्तक की तरह का है ना। यह किसके तरह है, रोकड़ पुस्तक की तरह है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है कि इसमें सभी प्राप्ति, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है।
प्राप्ति और भुगतान खाता में क्या किया जाता है कि सभी प्राप्ति चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक। तीसरा क्या है कि इसमें सभी भुगतान को चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। और सभी भुगतान भी हो सकता है तो भुगतान को क्या किया जाता है कि क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो। ठीक। चौथा क्या है, इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास उपार्जित आय अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते हैं। इसमें किसी मशीन पर किसी संपत्ति पर मूल्य कम हो गया तो उसको नहीं लिखा जाता है जो, ठीक है, हाँ, या इतना बच गया है उसको भी नहीं लिखा जाता है, इतना ज्यादा प्राप्त हो गया उसको, ये सब नहीं, जितना मिलेगा वही होगा। ठीक है, हाँ। इस खाते के डेबिट पक्ष में आरंभ की रोकड़ शेष लिखी जाती है। इस खाते के जो डेबिट पक्ष होते हैं आरंभ की रोकड़ शेष लिखे जाते हैं। छठा, इस वर्ष में चालू वर्ष में प्राप्त नगद एवं भुगतान को लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि नगद एवं भुगतान को लिखा जाता है जो चालू वर्ष है, यानी कि जिस वर्ष का हम बना रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता उसको लिखा जाता है, चाहे वो भले ही संबंधित हो चालू वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या अगले वर्ष का। ठीक है, चलिए। सातवां क्या, लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है जिसे अंतिम रोकड़ शेष कैश इन हैंड कहते हैं। ठीक है, तो यह थे प्राप्ति एवं भुगतान खाता, साथ साथ इसके विशेषता को। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।